सभी कैदियों को बांस के पिंजरे में बैलगाड़ी, ऊंट और हाथियों पर ले जाया गया। लंबी कतारों में परेड कराई गई। थोड़ा सूखा अनाज और पानी पिलाया गया और फिर सिर कलम कर दिया गया। 4 मई 1758 को पेशवा ने रघुनाथ राव को पत्र लिखा कि लाहौर, मुल्तान और अटक के पूर्वी हिस्से में दूसरे सूबे के ज़्यादातर इलाके हमारे कब्जे में हैं और जो इलाके हमारे कब्जे में नहीं आए हैं उन्हें हम जल्द ही अपने कब्जे में ले लेंगे। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा कि अहमद शाह दुर्रानी के बेटे तैमूर शाह दुर्रानी और जहान खान का हमारे सैनिकों ने पीछा किया और उनके सैनिकों को पूरी तरह से लूट लिया। वे दोनों अब कुछ बचे खुचे सैनिकों के साथ पेशावर पहुंच गए हैं। इसलिए अहमद शाह दुर्रानी लगभग 12 से 14 हज़ार बिखरी हुई सैनिकों की टुकड़ियों के साथ कंधार लौट आया है। हम सब अब्दाली के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हमने अपना शासन कंधार तक बढ़ाने का इरादा किया है। 1680 से 1707 तक 27 साल चलने वाले मुगल मराठा वॉर में औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद 1712 में मराठों ने अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना शुरू कर दी। पेशवा बाजीराव ने गुजरात, मालवा और राजपुताना पर मराठा प्रभुत्व स्थापित कर दिया। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाके में मुगलों को हराया और आगरा के दक्षिण में कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1758 में बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब पर आक्रमण करके मराठों की सीमा और बढ़ा दी। 1758 में मराठाओं ने नाम मात्र के लिए दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लाहौर पर कब्जा करके अहमद शाह दुर्रानी के बेटे तैमूर शाह दुर्रानी को बाहर निकाल दिया। इस समय तक मराठा साम्राज्य सिंधु नदी के उत्तर से दक्षिण में उत्तरी केरल तक फैल चुका था, जो मराठा साम्राज्य की अब तक की सबसे बड़ी सीमा थी। इस क्षेत्र पर पेशवा का शासन था, हालांकि दिल्ली पर अभी भी मुगलों का ही अधिकार था। मराठे अब अहमद शाह अब्दाली से सीधे टक्कर लेने जा रहे थे। 1759 में अब्दाली ने पश्तून और बलूच जनजातियों में से एक सेना खड़ी की और पंजाब में छोटे मराठा सैनिकों को हरा दिया। इसके बाद अब्दाली ने रोहिल्ला अफगानों के साथ मराठों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। 1759 के अंत तक अब्दाली अपने अफगान कबीलों, अपने बलूच सहयोगियों और अपने रोहिल्ला सहयोगी नजीब खान के साथ लाहौर से दिल्ली तक पहुंच गया और दुश्मन के छोटे गढ़ों को हरा दिया। तभी अहमद शाह ने रोहिल्ला देश की सीमा पर अनूप शहर से अपनी सेना वापस बुला ली और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को मराठों के खिलाफ अपने गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा। इधर मराठे भी नवाब शुजाउद्दौला को अपने शिविर में लाने की कोशिश में लगे हुए थे। रघुनाथ राव ने एक बड़ी सेना के साथ स्थिति को संभालने के लिए उत्तर की ओर जाने को कहा, लेकिन उनके चचेरे भाई और पेशवा के दीवान सदाशिवराव भाऊ ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तब सदाशिवराव भाऊ को मराठा सेना का सेनापति बनाया गया, जिसके तहत पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। सदाशिवराव भाऊ की कमान में मराठों ने 45,000 से 60,000 के बीच की एक सेना को इकट्ठा किया और 14 मार्च 1760 को पटदुर से अपनी उत्तर की यात्रा शुरू की। अब्दाली और मराठे दोनों अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने शिविर में लाने की कोशिश कर रहे थे। जुलाई के अंत तक शुजाउद्दौला ने अफगान रोहिल्ला गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। ये मराठों के लिए एक बड़ा नुकसान था। इधर होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और गोविंद पंत बुंदेले के नेतृत्व में कुछ मराठा सेनाओं ने भाऊ की सेना को सहारा दिया। भरतपुर के जाट शासक सूरजमल भी शुरू में भाऊ साहिब में शामिल हो गए थे। इस संयुक्त सेना ने दिसंबर 1759 में एक अफगान चौकी से मुगल राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पिछले आक्रमणों के कारण दिल्ली कई बार राख हो चुकी थी। भाऊ ने पहले से ही वीरान शहर को और बर्बाद करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि उसने अपने भतीजे और पेशवा के बेटे विश्वास राव को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई थी। शायद इसी बात पर जाटों ने मराठों से अपना समर्थन वापस ले लिया। बरारी घाट पर दत्ताजी शिंदे के नेतृत्व में एक छोटी मराठा सेना पर हमला करके अब्दाली ने पहला खून बहाया। दत्ताजी इस युद्ध में मारे गए। सरहिंद का फौजदार अब्दुस समद खान दिल्ली से 60 मील उत्तर में यमुना नदी के तट पर 10,000 से अधिक की सेना और अफगान सेना के लिए आपूर्ति के साथ कुंजपुरा आया था। तभी मराठों ने कुंजपुरा पर हमला किया।
इब्राहिम गार्डी के नेतृत्व में मराठों ने कुंजपुरा में तैनात लगभग 15,000 अफगानों की सेना को आसानी से हरा दिया। अब्दाली के सबसे अच्छे सेनापतियों में से एक नजाबत खान युद्ध में मारा गया। सरहिंद के फौजदार अब्दुस्समद खान भी लड़ाई के दौरान मारे गए। कुंजपुरा पर कब्जा करने के बाद मराठों ने कुतुब शाह, जिसने बरारी घाट की लड़ाई में दत्ताजी शिंदे का सिर काटा था, उसे मराठाओं ने मार डाला। अहमद शाह ने यमुना नदी के बाएं किनारे पर डेरा डाला हुआ था। यमुना बारिश की वजह से उफान पर थी। इस वजह से अब्दाली सहायता करने के लिए गैरिसन पर नहीं पहुंच पा रहा था। मराठाओं ने पूरे अफगान गैरिसन को मार दिया और जो बच गए उन्हें गुलाम बना लिया गया। कुंजपुरा चौकी के नरसंहार ने अब्दाली को इस हद तक तिलमिला कर रख दिया कि उसने हर कीमत पर नदी पार करने का आदेश दे दिया और अपने अंगरक्षकों और सैनिकों के साथ नदी में छलांग लगा दी। 23 से 25 अक्टूबर के बीच वे नदी से लगभग 24 मील की दूरी पर एक छोटे से शहर बागपत को पार कर गए। जब मराठाओं को पता चला कि अब्दाली की सेना नदी पार कर चुकी है, तो उन्होंने पानीपत में अपने बचाव में अफगानिस्तान जाने के रास्ते को बंद कर दिया। बदले में अब्दाली ने भी मराठाओं को दक्षिण में रोक दिया। 26 अक्टूबर की दोपहर को अब्दाली की अग्रिम सेना सोनीपत और पानीपत के बीच संबलका पहुंची, जहां उनका सामना मराठों की सेना से हुआ। एक भयंकर लड़ाई हुई। अफगानों ने अपने 1000 लोगों को खो दिया, लेकिन मराठों को पीछे खदेड़ दिया। गोविंद पंत बुंदेले 500 आदमियों के साथ राशन और सप्लाई का इंतजाम करने के लिए निकले हुए थे। उनके साथ 10,000 की हल्की घुड़सवार सेना थी, लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं थे। मेरठ के पास एक अफगान सेना ने उन पर धावा बोल दिया। लड़ाई में गोविंद पंत बुंदेले मारे गए। इसके बाद अब्दाली ने 2000 मराठा सैनिकों की एक टुकड़ी को ख़त्म कर दिया, जो पानीपत को पैसे और राशन देने के लिए दिल्ली छोड़ गए थे। अहमद शाह ने मराठा सेना को आपूर्ति करने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। धीरे धीरे मराठा सेना को राशन की कमी होने लगी और मराठा शिविर में तनाव बढ़ने लगा। मराठा दक्षिण में अब्दाली से, पूर्व में पश्तूनों से, उत्तर में शुजाउद्दौला से, अताई खान और अन्य पश्तून जनजातियों से घिरे हुए थे। मराठा प्रमुखों ने सदाशिवराव भाऊ पर भूख से मरने के बजाय युद्ध करने का दबाव डाला। भाऊ ने घेराबंदी तोड़ने का फैसला किया। 13 जनवरी को मराठों ने सुबह होने से पहले अपना शिविर छोड़ दिया। पेशवा के बेटे और शाही रक्षकों के साथ भाऊ केंद्र में थे। बाएं विंग में इब्राहिम खान गार्डी और दाहिनी ओर होलकर और सिंधिया थे। मराठा लाइन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई थी, जिसमें सामने तोपखाना था। इस लाइन के पीछे 30,000 युवा मराठा सैनिकों का एक और घेरा था, जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे, और उसके बाद सामान्य नागरिक थे। कई सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे हिंदू पवित्र स्थानों और मंदिरों की यात्रा पर थे। इन नागरिकों के पीछे युवा अनुभवहीन सैनिकों की एक और पैदल सेना थी। दूसरी ओर आज के सनौली रोड के दक्षिण में कुछ मीटर की दूरी पर अफगानों ने कुछ इसी तरह की रेखा बनाई। उनका बायां हिस्सा नजीब द्वारा बनाया जा रहा था और दाहिना हिस्सा सैनिकों की 2 टुकड़ियों द्वारा बनाया जा रहा था। बाएं केंद्र का नेतृत्व शुजाउद्दौला और अहमद शाह के वजीर शाह वली ने किया। दाहिने केंद्र में हाफिज रहमत और रोहिल्ला पठानों के अधीन 15,000 रोहिल्ला शामिल थे। पासंद खान ने 5,000 घुड़सवारों के साथ बाएं विंग को कवर किया। बरकुरदार खान और अमीर बेग ने 3,000 रोहिल्ला घुड़सवारों के साथ दाएं विंग को कवर किया। 14 जनवरी 1761 को सुबह होने से पहले मराठा सैनिकों ने शिविर में शक्कर के पानी से अपना उपवास तोड़ा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। हर हर महादेव के नारों के साथ मराठाओं ने सिंधिया के नेतृत्व में नजीब पर आक्रमण कर दिया। दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि भाऊ एक बार फिर मराठों के लिए जीत हासिल कर लेंगे। लगभग 2 बजे आमने सामने की लड़ाई शुरू होने से पहले लगभग 7,000 मराठा घुड़सवार और पैदल सेना मारे गए थे। 4 बजे तक थकी हुई मराठा पैदल सेना ने अफगान हमलों के आगे झुकना शुरू कर दिया। सदाशिवराव भाऊ ने अपने पास कोई रिजर्व नहीं रखा था। लड़ाई के बीच विश्वासराव को गायब देखकर उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अपने हाथी से नीचे उतरने और लड़ाई का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वो हाथी से नीचे उतरकर लड़ाई का नेतृत्व करने लगे। इधर सदाशिवराव भाऊ को हाथी पर न देखकर मराठा सेना में अफरा तफरी फैल गई। इसका फायदा उठाते हुए कुंजपुरा की घेराबंदी के दौरान
मराठों द्वारा पकड़े गए अफगान सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कैदियों ने अपने हरे रंग के बेल्ट को खोल दिया और उन्हें दुर्रानी साम्राज्य के सैनिकों को प्रतिरूपित करने के लिए पगड़ी के रूप में पहना और भीतर से हमला करना शुरू कर दिया। इससे मराठा सैनिकों में भ्रम और दहशत फैल गई। उन्होंने सोचा कि दुश्मन ने पीछे से हमला किया है। विश्वासराव पहले ही सिर में गोली लगने से मारे जा चुके थे। भाऊ और हुजूराती शाही सेना अंत तक लड़ी। मराठा मोर्चे काफ़ी हद तक बरकरार रहे। उनकी कुछ तोपें सूर्यास्त तक लड़ती रहीं। रात के हमले को शुरू न करने का फैसला करते हुए उस रात कई मराठा सैनिक भाग निकले। भाऊ की पत्नी पार्वतीबाई मल्हारराव होलकर की टुकड़ी के संरक्षण में नाना फडणवीस और अपने अंगरक्षक जानू भिंटाड़ा के साथ पुणे भाग गईं। लगभग 15,000 सैनिक ग्वालियर पहुंचने में सफल रहे। अफगान घुड़सवार सेना पानीपत की सड़कों पर बेतहाशा दौड़ पड़ी। हजारों मराठा सैनिक और नागरिक मार दिए गए। जिन अफगान अधिकारियों ने युद्ध में अपने परिजनों को खोया था, उन्हें अगले दिन भी पानीपत और आसपास के क्षेत्र में मराठों का नरसंहार करने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपने शिविर के बाहर कटे हुए सिरों के टीले बना दिए। सभी कैदियों को बांस के पिंजरे में बैलगाड़ी, ऊंट और हाथियों पर ले जाया गया। लंबी कतारों में परेड कराई गई। थोड़ा सूखा अनाज और पानी पिलाया गया और फिर सिर कलम कर दिया गया। जो महिलाएं और बच्चे बच गए उन्हें गुलाम बनाकर भगा दिया गया। लगभग 22,000 महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर भगाया गया। युद्ध के अगले दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों को निर्ममता से मार दिया गया। पेशवा बालाजी बाजीराव अपनी सेना की स्थिति के बारे में बेखबर नर्मदा को एक राहत दल और आपूर्ति के साथ पार कर रहे थे। जब उन्होंने हार के बारे में सुना तो वह पुणे लौट आए और पानीपत की पराजय के सदमे से कभी उबर नहीं पाए। काशी राजा पंडित ने कहा कि बालाजी बाजीराव का आनंद पानीपत के लिए जिम्मेदार बना। उन्होंने पैठन में अपनी दूसरी शादी का जश्न मनाने में 27 दिसंबर तक की देर कर दी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानीपत में हुए नुकसान से मराठा कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए, लेकिन वे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साम्राज्य बने रहे और 10 साल बाद दिल्ली पर फिर से कब्जा करने में कामयाब रहे। पानीपत की लड़ाई में भाग न लेने से सूरजमल के तहत जाटों को काफ़ी फायदा हुआ। उन्होंने मराठा सैनिकों और लड़ाई से बचने वाले नागरिकों को काफ़ी सहायता प्रदान की। हालांकि अब्दाली ने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसके पक्ष में भी भारी जनहानि हुई। उसने मराठों के साथ शांति की मांग की। उसकी सेना में अफवाह थी कि पेशवा अफगानों से बदला लेने के लिए 60,000 से 80,000 सैनिकों का बंदोबस्त कर रहा था। इसलिए अब्दाली ने नाना साहेब पेशवा को एक पत्र भेजा। 10 फरवरी 1761 को पेशवा को लिखे अपने पत्र में अब्दाली ने लिखा, हमारे बीच दुश्मनी का कोई कारण नहीं है। आपके पुत्र विश्वासराव और आपके भाई सदाशिवराव युद्ध में मारे गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। भाऊ ने लड़ाई शुरू की, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ा। फिर भी मुझे उनकी मौत का दुख है। कृपया दिल्ली की अपनी संरक्षता पहले की तरह जारी रखें। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। पंजाब को केवल सतलज तक ही रहने दो। शाह आलम को पहले की तरह दिल्ली की गद्दी पर फिर से बिठाओ और हमारे बीच अमन और मित्रता हो। यही मेरी प्रबल इच्छा है। मुझे वह इच्छा प्रदान करो। इन परिस्थितियों ने अब्दाली को जल्द से जल्द भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। प्रस्थान करने से पहले उसने शाह आलम द्वितीय को सम्राट के रूप में मान्यता देने के लिए एक रॉयल फरमान जारी किया और रॉबर्ट क्लाइव सहित सभी भारतीय प्रमुखों को आदेश दिया कि वो शाह आलम को अपना सम्राट माने। अहमद शाह ने नजीब-उद-दौला को मुग़ल बादशाह के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा नजीब और मुनीर-उद-दौला मुग़ल राजा की ओर से अब्दाली को 4 मिलियन रुपए की वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए सहमत हुए, जो वास्तव में कभी नहीं दी गई। ये उत्तर भारत में अहमद शाह का अंतिम प्रमुख अभियान था और उसके बाद उसने कभी भी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। नजीब खान एक प्रभावी शासक बना। उसने काफ़ी हद तक दिल्ली को फिर से बसाया। मुग़ल भारत के छोटे क्षेत्रों पर नाम मात्र के लिए नियंत्रण में बने रहे और फिर कभी एक शक्ति नहीं बन सके। मुग़ल साम्राज्य आधिकारिक तौर पर 1857 में समाप्त हो गया, जब इसके अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय पर भारतीय विद्रोह में शामिल होने का आरोप लगाकर निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया।